दोस्तों कैसे हैं आप सब। आई होप ऑल इज़ वेल। आज हम डिस्कस करेंगे जेकेपीएससी असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव जेकेपीएससी एआरसीएस की टेस्ट सीरीज चल रही है। मॉक टेस्ट चल रहे हैं। 6 टेस्ट हैं। आप अगर पहली बार देख रहे हैं ज्वाइन कर सकते हैं, और 3 टेस्ट हो चुके हैं और 3 पेंडिंग है। आप ज्वाइन कर सकते हैं, अभी भी मौका है चौका मारने का। और आज हम डिस्कस करेंगे सिर्फ थर्ड टेस्ट जो है उसमें कोऑपरेटिव का जो पोर्शन था क्या इंपॉर्टेंट है और क्या छोड़ने लायक है और क्या पढ़ने लायक है। ओके, बाकी फर्स्ट और सेकंड टेस्ट हम डिस्कस करेंगे, बट वो पेड टेस्ट सीरीज़ का पोर्शन है तो वो उनको ही वीडियो मिलेगी। ये सबके लिए है ताकि आपको एक लेवल का पता चले कि एग्ज़ाम जो हम कंडक्ट कर रहे हैं, टेस्ट सीरीज जो कंडक्ट कर रहे हैं, किस लेवल की क्वेश्चन आ रहे हैं। ओके, ऑल दी बेस्ट। देखिए पूरा लेक्चर एंड तक। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। जैसा कि आपको पता है कि नेगेटिव मार्किंग 0.25 है जो फाइनल एग्जाम होगा, और टोटल क्वेश्चन 120 होंगे। तो आपको पता होना चाहिए अगर 120 क्वेश्चन है, अगर 120 मार्क्स का रहता है तो 4 क्वेश्चन के 1 मार्क्स कटेगा। तो ये आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन जुलाई 2021 सुप्रीम कोर्ट स्ट्रक डाउन सर्टेन प्रोविजंस ऑफ 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011। इन दिस रिगार्ड विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो ये आपको काफ़ी ध्यान से देखना है। इनकरेक्ट पूछा है, ट्रू पूछा है या क्या पूछा है। फर्स्ट ये स्टेटमेंट देखनी है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, और पूछा क्या गया है ये भी ध्यान से देखना है कि सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन किए हैं सर्टेन प्रोविजन 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के। उसको देख के उस रिगार्ड में आपने देखना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रू। तो ये जो स्टेटमेंट है, फर्स्ट वाली स्टेटमेंट एज इट इज़, ये सुप्रीम कोर्ट की स्टेटमेंट है। ओके, तो ये इसमें यही बताया गया है कि एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव पावर जो है वो इम्पैक्ट हुई है किसकी, स्टेट लेजिस्लेचर की। ओके, तो ये स्टेटमेंट याद रखना। आपको बताना चाहिए कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है वो कहाँ पे है, पार्ट 9B में, और आर्टिकल कौन कौन से दिए गए हैं ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी याद कर देना आपने। दूसरा जो पॉइंट सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट आई है, उन्होंने ये बोला है कि जब 2011 में कांग्रेस सरकार थी उस दौरान में 2011 में ये बोला गया है कि 2011 में जब ये एक्ट लाया गया था तो रेटिफिकेशन चाहिए थी कितनी, एटलीस्ट 1/2 ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर की अंडर द आर्टिकल 368। और आपको पता है कि आर्टिकल 368 किसकी है, वो है अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो अमेंडमेंट जब भी आप कॉन्स्टिट्यूशन की करोगे तो कहीं ना कहीं ये लिखा गया है आर्टिकल 368(2) में कि एटलीस्ट रेटिफिकेशन चाहिए, ठीक है, किसकी, एटलीस्ट 1/2 ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, जो इसमें नहीं ली गई थी। इसलिए स्ट्रक डाउन करने का एक रीजन ये बनता है। ओके, नेक्स्ट जो है सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला है कि जो आप मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव की बात कर रहे हो वो सही है। पार्ट 9B में जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव के लिए जो भी लॉ थे, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव मतलब मोर देन 1 स्टेट के लिए जो लॉ है वो तो ओके है, लेकिन खाली सिंगल स्टेट के लिए जो लॉ है वो सही नहीं है। तो इसी को स्ट्रक डाउन किया गया है। तो याद होना चाहिए, इट अपहेल्ड द वैलिडिटी ऑफ प्रोविजंस ऑफ पार्ट 9B विच इज रिलेटेड टू मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट। ओके, तो ये अपहेल्ड किया है, और बोला क्या गया है ये आपको बताना चाहिए कि स्टेट लेजिस्लेचर कहीं ना कहीं इस पे इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये याद रखना अपने, सुप्रीम कोर्ट ने ये वाले प्रोविजन जो स्टेट कोऑपरेटिव जो होती हैं उसके लिए क्या बोला है, और मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव के लिए अपहेल्ड किया है। ओके, और ये रीज़न क्या था कि 97 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुई थी 2011 में, उसमें रेटिफिकेशन चाहिए थी स्टेट लेजिस्लेचर की, जो नहीं ली गई थी। ये बोला गया है सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट में, जो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन काजेज ऑफ द कोऑपरेटिव मूवमेंट इन इंडिया। तो मेन काजेज क्या है कोऑपरेटिव मूवमेंट इन इंडिया के, तो आपको बताने हैं कि मेन कारण क्या थे कोऑपरेटिव मूवमेंट इंडिया में स्टार्ट हुई थी। तो ये ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूं, तो ये आपको पता होना चाहिए कि मेनली क्या क्या रीजन थे। ओके, द कोऑपरेटिव मूवमेंट इन इंडिया वाज बॉर्न आउट ऑफ द डिस्ट्रेस एंड टर्माइल दैट प्रिवेल इन द लास्ट क्वार्टर ऑफ 19th सेंचुरी। तो ये आपको पता है कि टर्माइल कंडीशन थी एट दैट टाइम 19th सेंचुरी में, तो कहीं ना कहीं ये भी एक रीजन था, ठीक है, ये कारण था। दूसरा है, देखो ये क्वेश्चन सॉल्व करने का सिंपल सा तरीका है। ऐसे क्वेश्चन अगर आते हैं तो एलिमिनेशन कैसे यूज करते हैं ये टेक्निक सीखनी है आपने। पहली बात है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एक कारण था, यस। दूसरा आपको पता होना चाहिए कहीं ना कहीं मनी लैंडर की प्रॉब्लम थी, यस। तीसरा है कि टर्माइल कंडीशन जो है 19th सेंचुरी में थी, तो यस, यहीं से क्वेश्चन निकल जाता है। अब इसमें से आपने करेक्ट करना है। तो इसमें देखो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन तो रीज़न था, अगर मनी लैंडर अगर रीज़न था
तो फिर ऑप्शन क्या बचता है, करेक्ट, करेक्ट पूछा गया है, तो ऑप्शन बचता है ये भी अगर सही है ये भी सही है, तो देन ऑप्शन कोई बचता नहीं, सीधे डी को टिक करना होता है। इस कंडीशन में अगर आपको ये स्टेटमेंट पता भी है तब भी आप एलिमिनेट कर सकते हो, क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ये सबको पता है कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एक कारण था, और ये भी पता है आपको कि मनी लेंडर के लिए तो कोऑपरेटिव सोसाइटी, उनको एलिमिनेट करने के लिए तो कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई गई है। पूरा क्वेश्चन पढ़ना पड़ता है फिर भी, जितने भी फैक्टर हैं। ओके, द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हैड गिवन अ डेथ ब्लो टू द विलेज इंडस्ट्री एंड ड्रिवन पीपल टू द एग्रीकल्चर, द ओनली एवेन्यू ऑफ द एम्प्लॉयमेंट एंड लाइवलीहुड। ठीक है, और दूसरा जो थर्ड सी जो पार्ट है, अदर फैक्टर सच एज रिजिडिटी ऑफ लैंड रेवेन्यू कलेक्शन, अनसर्टेनिटी ऑफ रेनफॉल एंड कंसिक्वेंटली लेस क्रॉप प्रोडक्शन कंपेल द फार्मर टू अप्रोच मनी लेंडर। तो ये कारण था कि कहीं ना कहीं रेनफॉल कम होना, लेस प्रोडक्शन होना, तो कहीं ना कहीं जो फार्मर थे उनको पैसा कहाँ से लेना पड़ता था, मनी लेंडर से। तो इसीलिए ये सारे कारण हैं किसके लिए, कोऑपरेटिव मूवमेंट स्टार्ट करने के लिए इंडिया में। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है, विच आर द फॉलोइंग आर द प्रोविजंस ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912। तो आपको बताना चाहिए ये कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट एक तो आया 1904 में, वो था क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब ये वाला एक्ट है, इसका नाम फुल जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 है। तो दोनों में अंतर है, वो आपको सब पता होना चाहिए। ठीक है, 1904 वाले में भी और 1912 वाले में भी। तो ये क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी था, इसका सिंपल है कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट, लेकिन इसके प्रोविजन आपको पता होना चाहिए, जो कि मैंने सारे के सारे के दे दिए हैं। तो सब इसके राइट आंसर है। ओके, और ये मेन डालने का मतलब ये था कि आप प्रोविजन को याद कर पाएँ। ओके, अगर किसी भी प्रोविजन एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में अगर प्रोविजन आ जाते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के 1912 के, विच आर द फॉलोइंग आर द प्रोविजन, तो आपको सब पता होने चाहिए। तो ये चार के चार जो हैं इज द राइट आंसर। इसका जो राइट आंसर था डी, इसका भी डी है, लेकिन ये आपने याद कर देना है कि एनी सोसाइटी क्रेडिट और अदरवाइज कुड बी रजिस्टर विच हैज़ इट्स ऑब्जेक्टिव द प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ इट्स मेंबर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ इट्स मेंबर, ये एक मुद्दा है। ओके, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है कोऑपरेटिव सोसाइटी को डिज़ाइन करने के लिए और बनाने के लिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि मेंबर की अगर इकोनॉमिक इंटरेस्ट बढ़ेगा, उसको प्रमोट करेंगे तभी तो वो जुड़ेगा ना, ऐसे नहीं जुड़ेगा। दूसरा इनका था कि कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 में फेडरल सोसाइटी होनी चाहिए, सेंट्रल बैंक और यूनियन कुड भी रजिस्टर होने चाहिए। और इसमें दूसरा है कि नो मेंबर कुड हैव मोर देन 1/5 ऑफ द टोटल शेयर कैपिटल, और एक्सीडिंग जो है वो शेयर 1000 से ज़्यादा नहीं कर सकता सोसाइटी में। अब रीज़न इसका ये था कि वापस से कोई और जो है जिसके पास पैसा ज़्यादा है, अगर उसने ज़्यादा कर दिया, मतलब शेयर खरीद लिए, तो कहीं ना कहीं कोऑपरेटिव सोसाइटी वाला जो रोल चाहिए था वो मनी लेंडर वापस इधर भी आ जाएंगे, समझाए। तो वो मनी लेंडर के पास तो वैसे ही पैसा ज़्यादा होता था, तो प्रॉब्लम उससे हो जाएगी, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर होंगे उनको नुकसान पहुंचेगा। तो इसीलिए ये इतना ही रखा गया था। तो 1/5 ऑफ टोटल शेयर, याद रखना है कितना कैपिटल कोऑपरेटिव सोसाइटी के होना चाहिए, कितना, 1/5। नेक्स्ट जो पॉइंट है, द सोसाइटी वर ग्रांटेड एग्जाम्पशन फ्रॉम कंपलसरी रजिस्ट्रेशन एंड फ्रॉम द पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स एंड स्टैम्प ड्यूटी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जितनी भी कोऑपरेटिव सोसाइटी उनको कुछ को एग्जाम्पशन मिलती हैं, किसके लिए, इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता और स्टैम्प ड्यूटी नहीं देनी पड़ती है। ये सारे प्रोविजन इसमें लिखे गए हैं, किसमें, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। अब इसमें बताना है कि 1915 में क्या था, एक कमेटी बनाई गई थी, एडवर्ड मैकलेगन कमेटी। तो वो आपने बताना है कि ये सर एडवर्ड मैकलेगन वाज अपॉइंटेड टू स्टडी एंड रिपोर्ट वेदर द कोऑपरेटिव मूवमेंट वाज प्रोसीडिंग ऑन इकोनॉमिकली एंड फाइनेंशियली साउंड लाइन के बेस पे चल रही थी या नहीं चल रही थी। तो सिंपल सी बात है, कमेटी बिठाई गई थी, उसके क्या कमेटी ने रिकमेंडेशन दिए हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वही आपको याद करने हैं। एक तो ये कब आई कमेटी, ओके, और इसने सजेशन क्या किया, इसने रिकमेंडेशन क्या दी, इतना ही इंपॉर्टेंट है। तो इसके सजेशन के कुछ पॉइंट मैंने लिखे थे, इसमें वो आपको बताना चाहिए। इन्होंने बोला था कि जितने मेंबर्स हैं, ऑल मेंबर शुड बी मेड अवेयर ऑफ द कोऑपरेटिव प्रिंसिपल, और ऑनेस्टी शुड बी द मेन क्राइटेरिया फॉर टेकिंग लोन। लोन लेने के लिए सबसे बड़ी बात है ऑनेस्टी होनी चाहिए, ये इनकी सजेशन थी, ओके, इस कमेटी की। दूसरा इनका बोला था इन्होंने, एप्लीकेशन शुड बी केयरफुली स्क्रूटनाइज बिफोर एडवांसिंग लोन्स एंड देयर शुड बी केयरफुल फॉलो अप फॉर द इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ लोन। और ये भी बोला उन्होंने कि इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ लोन्स होनी चाहिए, ये इस कमेटी ने बोला है, मैंने नहीं बोला है, ओके। दूसरी इनकी सजेशन थी कि 1 मेंबर 1 वोट शुड बी स्ट्रिक्टली फॉलोड, ये इस कमेटी की सजेशन है, ओके, मैकलेगन कमेटी। लेकिन ये सारे क्या हैं, इनकी सजेशंस हैं, किस कमेटी के, मैकलेगन कमेटी के। बट प्रॉब्लम ये है कि ये क्या, ये इसको
गवर्नमेंट ने फॉलो किया था एट दैट टाइम, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने? तो आंसर इज नो। अब रीज़न क्या है? क्योंकि 1914 से लेके 1918 में आपको पता है वर्ल्ड वॉर फर्स्ट चल रही थी, ओके, तो उस दौरान में इसको फॉलो अप नहीं किया गया है। तो वही एक पॉइंट मैंने लिखा है एंड में, द रिकमेंडेशन कुड नॉट बी पुट इनटू प्रैक्टिस बिकॉज ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो इसमें मैकलेगन के इससे ज़्यादा हट के क्वेश्चन कुछ आ नहीं सकता है। मेन क्या करना है आपने, कमेटी की रिकमेंडेशन क्या थी और कमेटी कब आई थी और क्या वो एक्सेप्टेबल गवर्नमेंट ने की या नहीं की, बस इतना ही काफ़ी होता है हर कमेटी के लिए, ऐसे ही याद करना है आपने, ओके। तो इसका आंसर भी क्या आएगा? सी पार्ट। 1 2 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मॉन्टेगी चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स 1919। वैसे तो अगर ये देखोगे तो ये हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, मॉडर्न हिस्ट्री में, ओके। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 भी बोलते हैं इसको और मॉन्टेगी चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स भी बोलते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए इसमें क्या क्या है। अब ये क्वेश्चन मैंने पूछा है कोऑपरेटिव को लेके, तो इसमें मैंने वो चीज़ें लिखी हैं, हिस्ट्री को लेके थोड़ा सा कम लिखा है, ओके। मतलब हिस्ट्री में जो चीज़ें हैं, मॉन्टेगी चेम्सफोर्ड रिफॉर्म क्या है, उसमें क्या क्या थे, वो मैंने कम डाला है। मैंने इसमें डाला है कि कोऑपरेटिव को लेके इस एक्ट में क्या क्या लिखा गया था, ओके। कोऑपरेशन बिकेम अ प्रोविजनल सब्जेक्ट, प्रोविंशियल सब्जेक्ट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि कोऑपरेटिव को क्या बना गया था, प्रोविंशियल सब्जेक्ट। प्रोविंशियल सब्जेक्ट आज की डेट में अगर समझोगे तो क्या बोलोगे, स्टेट सब्जेक्ट, ओके। तो आज भी स्टेट सब्जेक्ट है, कोऑपरेटिव इज अ स्टेट सब्जेक्ट, ओके। और ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट विच गेव फर्दर इम्पेटस टू द मूवमेंट, ओके। तो बस इतना याद रखना है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 वाला था उसने प्रोविंशियल सब्जेक्ट बना दिया था कोऑपरेशन को, ठीक है। पहला पॉइंट जो आपको याद रखना है। दूसरा पॉइंट बी पार्ट, वेरियस स्टेट्स पास्ड देयर ओन एक्ट टू मेक कोऑपरेटिव मूवमेंट मोस्ट सक्सेसफुल। तो ये आपको बताना चाहिए कि बहुत सारी स्टेट्स एट दैट टाइम जो स्टेट्स थी, ठीक है, तो उन्होंने क्या कर दिया, एक्ट पास कर दिए थे। जैसे कि बॉम्बे वाले जो स्टेट थी उन्होंने किया था 1925 में, ओके, उन्होंने भी एक्ट पास किया था, हालांकि अलग अलग स्टेट ने पास किया था इस बेसिस पे। थर्ड पॉइंट है द मेंबरशिप ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी इंक्रीज कंसिडरेबली ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो मेंबरशिप भी कोऑपरेटिव सोसाइटी की इसी दौरान में बढ़ी थी, क्योंकि बहुत सारी स्टेट ने एक्ट पास कर दिए थे और स्टेट का कहीं ना कहीं रोल आने लग गया था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है पॉइंट। एक तो आपने याद रखना कोऑपरेशन प्रोविंशियल सब्जेक्ट बनाया गया था और बहुत सारी स्टेट ने इस कोऑपरेटिव एक्ट को पास किया था। दूसरा पॉइंट, थर्ड पॉइंट है मेंबरशिप को इंक्रीज किया गया था। बस इसका आंसर है डी पार्ट। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट थे तभी मैंने इसमें डाले हुए हैं, नहीं तो मैं इसी क्वेश्चन को वन लाइन में भी खत्म कर सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रू रिगार्डिंग अमूल। अमूल जो है ये आपने बताना कि अमूल की फुल फॉर्म क्या है, कमेंट बॉक्स में आपने बताना है अमूल की फुल फॉर्म क्या है, ओके। अब इसमें ए बी सी डी, आंसर इसका है डी, लेकिन इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए हैं वो इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा। वो इसलिए हैं अमूल कोऑपरेटिव फ्रॉम इंडिया, ओके। इंडिया इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द मिल्क। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि इंडिया क्या है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मिल्क का। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये क्वेश्चन डाला मैंने। वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर जो है वो मिल्क का कौन है, इंडिया है, इसलिए ये क्वेश्चन डाला था। इट वॉज द अचीवमेंट ऑफ वाइट रेवोल्यूशन इन इंडिया विच वॉज स्पर्ड बाय द अमूल। तो वाइट रेवोल्यूशन किसके रिलेटेड है, वो मिल्क के रिलेटेड है, ये भी पता होना चाहिए। वाइट रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू मिल्क, ओके। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है पहला पॉइंट। दूसरा है वाइट रेवोल्यूशन किसके रिलेटेड है, वो है मिल्क के रिलेटेड। और इट इज़ इंडियन डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी। और ये भी इंपॉर्टेंट बात है कि अमूल जो है वो क्या कोऑपरेटिव सोसाइटी है, तो यस इट इज़ अ इंडियन डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड इज लोकेटेड कहाँ पे है, गुजरात में है। और एस्टेब्लिश कब हुई थी, 1946 में। कुछ भी पॉइंट आता है, इसी क्वेश्चन को मैं एक लाइन में भी कंप्लीट कर सकता था, लेकिन नहीं, मुझे पता है कि बहुत सारा कंटेंट चाहिए, तो कंटेंट इंप्रूव करने के लिए मैंने ये क्वेश्चन डाला। डॉक्टर वर्गीज कुरियन इज द फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वाइट रेवोल्यूशन के लिए फादर किसको माना जाता है इंडिया में, ओके। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे ऑल ऑफ। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 7 को डिस्कस कर लेते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है इफ़को के रिलेटेड, क्योंकि इफ़को जो है ये काफ़ी न्यूज़ में है लास्ट 6 मंथ में, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसको याद करने के लिए, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव, पहले तो आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए कि इफ़को की फुल फॉर्म क्या है, ओके। और मोस्टली इनका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इनका दिल्ली में है, ओके, गुड़गांव वाली साइड। इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, और इनके मेन जो है पॉइंट आपको पता होना चाहिए। अगर इसके रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन आए इफ़को के रिलेटेड तो आपको पता हो, पहले तो फुल फॉर्म पता होनी चाहिए,
जो फर्स्ट पॉइंट है। दूसरा है हेडक्वार्टर कहाँ है, इनका क्या मुद्दा है मेन, और क्या रोल है इंडिया में इनका इफ़को का, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब लिखा ही क्या है फार्मर फर्टिलाइज़र, तो आपको पता होना चाहिए कि कहीं ना कहीं फर्टिलाइज़र के लिए और फार्मर के लिए बात हो रही है। ओके, हेडक्वार्टर कहाँ पे है, दिल्ली में है। इफ़को इज़ द बिगेस्ट कोऑपरेटिव इन द वर्ल्ड बाय टर्न ओवर ऑन दी जीडीपी पर कैपिटा। ओके, पर कैपिटा जो है इनकम जो है काफ़ी ज़्यादा है, और बिगेस्ट कोऑपरेटिव इन द वर्ल्ड है किसको, इफ़को, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। और ये फाउंड कब हुई थी, 1967 में। इफ़को जो है वो इंडिया का लार्जेस्ट फर्टिलाइज़र मैन्युफैक्चरर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लार्जेस्ट, बिगेस्ट, स्मॉलेस्ट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट रहते हैं, इसीलिए क्वेश्चन में डाला गया है। इफ़को जो है इंडिया का लार्जेस्ट फर्टिलाइज़र मैन्युफैक्चरर है, ये पॉइंट पहला, और दिल्ली में इनका हेडक्वार्टर है, और वर्ल्ड लेवल पे भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको डाटा याद हो तब याद कर लें, नहीं भी हो तो चलेगा। अब इसका आंसर क्या था, इसमें पूछा गया था, देखो सबने ये पढ़ लिया, ये भी ठीक है। अब कुछ कन्फ्यूज़न किसी को होगा कि 1967 में बना नहीं बना, फिर किसी को कन्फ्यूज़न होगी कि इंडिया का लार्जेस्ट फर्टिलाइज़र मैन्युफैक्चरर ये है या नहीं है, लेकिन क्वेश्चन में पूछा क्या है, इनकरेक्ट। प्रॉब्लम ये होती है क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ा जाता है, तो वहीं पे क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन होता है लेकिन वो गलती हो जाती है, ये आपने ध्यान रखना, इनकरेक्ट पूछा है तो इनकरेक्ट देखना है। तो आपको जैसे आप स्टेटमेंट पढ़ोगे, ये तीनों स्टेटमेंट पढ़ के कन्फ्यूज़न हो जाएगी, इसमें तो सबको कन्फ्यूज़न हो जाएगी कि यार 50 मिलियन फार्मर हो सकते हैं या नहीं, इतने मेंबर हो सकते हैं या नहीं। बट जब आप फोर्थ स्टेटमेंट में पहुंचोगे, डी पार्ट में पहुंचोगे, इफ़को प्रोवाइड फ्री फर्टिलाइजर टू द फार्मर, जो ये जो एक्सट्रीम स्टेटमेंट है ना, फ्री फर्टिलाइजर, तो फ्री फर्टिलाइजर, फ्री कुछ भी नहीं दिया जाता है, कंडीशन अप्लाई होती है। ओके, तो ये आ गया, इफ़को प्रोवाइड फ्री फर्टिलाइजर इज एक्सट्रीम स्टेटमेंट, इसलिए ये गलत है, इनकरेक्ट ये आ गया। ओके, तो ऐसे क्वेश्चन को ऐसे ही एलिमिनेट किया जाता है, फ्री वर्ड कहीं भी हो तो उसको पहले नंबर निकालो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपने जितने भी प्रिंसिपल हैं आईसीए के, ओके, आईसीए के प्रिंसिपल याद रखने, जैसे आपको पता है कि 1895 में आईसीए फॉर्म हुई है। ओके, बाकी डाटा जितना भी है वो मैंने विशाल की बुक लिखी है उसमें मिल जाएगा, सबने वो बुक पढ़ी हुई है, और जिन्होंने पढ़ी है अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं पढ़ी है तो एग्ज़ाम के बाद देख लेते हैं क्या होगा, क्या आएगा और क्या नहीं, बट पढ़ना चाहिए आपको क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा तो बुक कोई मार्केट में अवेलेबल नहीं है, जो डाटा है आपके पास वो तो पढ़ पाएँ। ओके, रिवाइज़ करें जो बुक है विशाल की कम से कम 3-4 बार। ओके, मोस्टली हमारे साथ तो बच्चे जुड़े हैं जून जुलाई से, उन्होंने तो कर दिया है, अब जो नए जुड़े हैं तो कृपया करके विशाल की बुक मार्केट में है, खरीद लें, नहीं खरीदनी है आपकी मर्ज़ी, एग्ज़ाम के बाद पता चलेगा, अगर आएगा तो अच्छी बात है, नहीं आएगा तब भी अच्छी बात है, बट ये है कि एटलीस्ट आपके पास कुछ मटेरियल तो होना चाहिए। ओके, तो वो हमने उसमें कवर करके रखा हुआ है और पढ़ाया भी हुआ है, उसकी पीडीएफ दी गई है, यूट्यूब पे जो पढ़ाया गया है उसकी पीडीएफ दी गई है टेलीग्राम चैनल पे, वो देख लें। और 7 प्रिंसिपल कौन कौन से हैं, आईसीए 1995 के 7 प्रिंसिपल कौन कौन से हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 7 के 7 प्रिंसिपल याद कर देने हैं, एक बार ही याद करने, बाकी एलिमिनेट कर देने। अब जैसे पता है आपको, अगर आपने प्रिंसिपल याद किए, वॉलंटरी ओपन मेंबरशिप रहती है, मेंबर इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन और एजुकेशन, ट्रेनिंग, इन्फॉर्मेशन ऑफ कोऑपरेटिव अमंग कोऑपरेटिव्स, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो सारे के सारे प्रिंसिपल किसके हैं, ये अमंग द लिखा है, अमंग द 7 प्रिंसिपल, तो ये सारे इसके प्रिंसिपल है। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि आईसीए की फॉर्मेशन कब हुई है, 1895, और आईसीए का प्रिंसिपल जो है 1995 में। लेकिन आपको भी पता होना चाहिए रॉसडेल प्रिंसिपल जो आए थे, ओके, वो रॉसडेल प्रिंसिपल ही आगे एक्सटेंड हुए हैं। ओके, रॉसडेल कोऑपरेटिव सोसाइटी जो बनी थी, कब बनी थी, 1844 में, वो भी पता होना चाहिए कब बनी थी। वो डाटा हमने फर्स्ट या सेकंड उसमें ही मोस्टली कवर कर दिया था, जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन थी। 7 प्रिंसिपल सब नहीं याद करने हैं 1995 के, आंसर इसका डी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीडीसी ने इंट्रोड्यूस की है आयुष्मान सहकार स्कीम, तो आपने बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम्स, तो क्या क्या ऑब्जेक्टिव है स्कीम्स के, तो यह बताना चाहिए कब लॉन्च हुई है और क्या क्या स्कीम्स हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, क्या क्या ऑब्जेक्टिव है आयुष्मान सहकार स्कीम के, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आयुष्मान सहकार स्कीम, क्योंकि सिलेबस में ही मेंशन किया गया है कि एनसीडीसी की कितनी स्कीम्स हैं, और मोस्टली मैंने कवर कर दी हैं विशाल की बुक में, और लेक्चर में भी कवर की हैं, और कुछ मैंने पीडीएफ भी शेयर करी हैं, वो सारी स्कीम्स पढ़ लेनी है आपने, क्योंकि स्कीम्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एनसीडीसी तो जो बेसिक डाटा है वो तो आना ही चाहिए, लेकिन स्कीम्स सिलेबस में मेंशन है तो स्कीम्स आपको ज़्यादा सही इस तरीके से आनी चाहिए। तो इस स्कीम्स का ऑब्जेक्टिव क्या है, पहली बात है कि
टू असिस्ट प्रोविजन ऑफ एफोर्डेबल एंड होलिस्टिक हेल्थ केयर थ्रू हॉस्पिटल हेल्थ केयर एजुकेशन फैसिलिटी बाय द कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी का के लिए हेल्थ केयर के लिए रिलेटेड जो है आयुष्मान सहकार स्कीम है। पहला पॉइंट ये याद रखना आपने। दूसरा जो है टू असिस्ट प्रमोशन ऑफ आयुष फैसिलिटी बाय द कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो ये आयुष फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है, ठीक है, उसके लिए भी ये आयुष्मान सहकार की एक ऑब्जेक्टिव है। थर्ड जो है ये है नेशनल हेल्थ पॉलिसी जो चल रही है उसको कहीं ना कहीं प्रमोट करना, वो भी आयुष्मान सहकार स्कीम का एक ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट है नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन जो है उसको भी हेल्प करना, ठीक है, टू असिस्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी पार्टिसिपेट इन द नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के लिए। टू असिस्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी प्रोवाइड कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर इंक्लूडिंग एजुकेशन सर्विसेज इंश्योरेंस एंड एक्टिविटी रिलेटेड। तो मेन मुद्दा इसमें आयुष्मान सहकार स्कीम्स किसके रिलेटेड है, मेन इसका है कि ये किसके रिलेटेड है, कोऑपरेटिव सोसाइटी के रिलेटेड। लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटी रिलेटेड तो ये सबको पता है, सिलेबस में मेंशन है, बट किसके लिए, उनकी हेल्थ के लिए, ठीक है, उनको हेल्प करना, हेल्थ केयर स्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना, आयुष्मान फैसिलिटी प्रोवाइड करना और नेशनल हेल्थ पॉलिसी को भी असिस्ट करता है। और गवर्नमेंट का ये अभी चल रहा है नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये 3 पॉइंट डालने का मतलब ही है कि किसी भी स्टेटमेंट से क्वेश्चन अगर आए तो इसी से आएगा, क्योंकि ये गवर्नमेंट का डाटा है। ओके, तो कोई भी इनमें से कुछ भी आएगा तो ये निकल ही जाएगा क्वेश्चन, और इसका आंसर है सब सही हैं। सही करने का मतलब यही था मेरा कि आपको ये सारे पॉइंट आने चाहिए। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसका आंसर है ए पार्ट। ओके, सब सही, इसका आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 12 जो है 12वां क्वेश्चन जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी आपको पता है कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट जो है, ओके, सबसे पहले आपको तो ये पता होना चाहिए कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के थ्रू ही आरबीआई जो है इसको रेगुलेशन की पावर मिली है, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को पावर मिली है। तो फर्स्ट पॉइंट ये छोटे छोटे पॉइंट, आरबीआई कब बना, किस एक्ट के थ्रू बना, 1934 एक्ट के थ्रू बना, 1935 जो है उसमें एस्टेब्लिश हुआ बैंक, और ये एक्ट जो 1934 में बना है उसमें क्या है, क्या क्या प्रोविज़न लिखे गए हैं वही आरबीआई को दर्शाता है कि क्या क्या है, कितना है। लेकिन इसमें क्या होगा, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ये इंडिपेंडेंस के बाद है। अब बैंक जो बना है वो 1935 में बना है, जब इंडिया को इंडिपेंडेंस नहीं मिली है। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट हो गया बैंकों को रेगुलेट कैसे करना है, तो उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक्ट बनाया 1949 में। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो याद करना है आपने कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 कब आया, 1949 में आया। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब इसी को क्या किया है, अमेंड किया है। मेन इंपॉर्टेंट मुद्दा है, ये क्वेश्चन करंट अफेयर से निकला है, करंट अफेयर से। ओके, तो ये अभी एक एक्ट आया है बैंकिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस, ओके, 2020। उसने क्या किया है, जून 27, जो भी ये डेट याद नहीं रखनी आपने, 2020 में ये न्यूज़ में था, बस इतना पता होना चाहिए। इसने अमेंड किया है रेगुलेशन एक्ट को, और क्या हुआ है उसमें वो इंपॉर्टेंट है, और है किसके रिलेटेड, कोऑपरेटिव बैंक्स के। और आपके सिलेबस में कोऑपरेटिव बैंक्स है, तो ये क्वेश्चन समझो कि 110% आने के चांसेस हैं। इसको काफ़ी ध्यान से देखना। द ऑर्डिनेंस स्टेट दैट बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट विल नॉट अप्लाई टू, ये पॉइंट है कि किस पे अप्लाई नहीं होगा, एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी हुज प्रिंसिपल बिजनेस इज लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग फॉर द एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। तो इनमें से ये जितने भी ऑप्शन दिए हैं, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो ये जो एक्ट आया है, ऑर्डिनेंस आया है बैंकिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस, ये किस पे अप्लाई नहीं होगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, किस पे अप्लाई नहीं होगा। और क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर है वो है पैक्स, ठीक है, ये PAC नहीं है, PACS। ओके, पैक्स आपके सिलेबस में, इस पे अप्लाई नहीं होगा। ओके, कौन सा, ये वाला। लेकिन कोऑपरेटिव बैंक पे, ओके, कोऑपरेटिव बैंक पे अदर पैक्स को छोड़ के बाकी पे आरबीआई का डायरेक्ट रोल रहता है। ओके, अल्टीमेट, एक क्वेश्चन आता है अल्टीमेट रेगुलेटर ऑफ कोऑपरेटिव बैंक्स कौन है, तो वो है आरबीआई, अल्टीमेट। ओके, अल्टीमेट आएगा आंसर, तो उसका लिखना है आरबीआई जो है कोऑपरेटिव बैंक का अल्टीमेट रेगुलेटर है। अगर आएगा कि खाली सिंपल आएगा कि इमीडिएट रेगुलेटर कौन है, इमीडिएट रेगुलेटर ऑफ कोऑपरेटिव बैंक, तो वो आता है नबार्ड। ओके, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अब क्वेश्चन आएगा, सिंपल क्वेश्चन आएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग रेगुलेट द कोऑपरेटिव बैंक, तो उसमें आपने आरबीआई लिखना है, मतलब याद रखना है, फिर नबार्ड याद रखना है, और साथ में रखना है
रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो ये तीनों जो है ये रेगुलेट करते हैं कोऑपरेटिव बैंक्स को। अब अलग अलग रोल है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आरबीआई का क्या रोल है, नबार्ड का क्या है, आरसीएस का क्या है, वो मैंने पीडीएफ शेयर की है, वो सब पढ़ लेना क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये तीनों, और सिलेबस में तीनों मेंशन किए गए हैं। और इनका रेगुलेट सिंपल अगर आएगा, रेगुलेट कौन करता है, लेकिन पावर कहाँ से मिलती है, ये वाली है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पावर यहाँ से मिलती है रेगुलेट करने के लिए, चाहे वो कोऑपरेटिव हो, कोऑपरेटिव बैंक हो या फिर फर्दर दूसरे बैंक हो। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, सारी सेक्शन याद नहीं करनी कि फलानी सेक्शन ने क्या बोला है, सेक्शन में क्या लिखा है वो इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 15 जो है ये आ गया बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के रिलेटेड है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन इन द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 empower the RBI to issue license and to cancel the license of banking companies। ठीक है, अब मेन बात है, आपको पता है कि आरबीआई इज द अपेक्स बॉडी, मतलब बैंकिंग सिस्टम में सबसे अपेक्स बॉडी जो है आरबीआई है। तो कहीं ना कहीं आरबीआई ही रेगुलेट करता है किसको, चाहे वो कमर्शियल बैंक हो चाहे वो कोऑपरेटिव बैंक हो। तो सबसे बड़ा दादा कौन है, वो आरबीआई है। ओके, यही रेगुलेट करेगा, लेकिन इसको पावर मिलती है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के थ्रू। ओके, और ये इसमें क्वेश्चन पूछा है कि सेक्शन, ये सेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं थी, इंपॉर्टेंट ये था कि क्या आरबीआई को पावर है इशू लाइसेंस करने की और कैंसिल करने की किसी भी बैंक की, तो यस, लेकिन मिलती कहां से है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, इसलिए क्वेश्चन डाला था। बाकी ये सेक्शन ऐसा याद करने की जरूरत नहीं है। ओके, लेकिन सेक्शन फिर क्वेश्चन बच्चे पूछते हैं बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में कहां लिखा गया है, तो इसलिए ये क्वेश्चन डाला था कि सेक्शन जो है कौन सी है जिसमें ये चीज लिखी गई है। तो आपने ये स्टेटमेंट याद रखनी है, सेक्शन याद नहीं रखनी है। ओके, फर्स्ट पॉइंट, ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है। क्या आरबीआई के पास पावर है, यस पावर है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। अब फर्दर बीच में पूछा जाए तो सेक्शन कौन सी है वो पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15 का बी आंसर। ओके, सेक्शन 22 के अंडर इसको पावर मिलती है आरबीआई की, वो किसी भी बैंक का क्या कर सकता है, उसको लाइसेंस प्रोवाइड कर सकता है और कैंसिल कर सकता है। ओके, क्या बोला मैंने, सेक्शन याद नहीं करनी है, लेकिन पता होना चाहिए बैंक आरबीआई जब भी किसी भी बैंक का लाइसेंस कैंसिल करेगा या इशू करेगा लाइसेंस बैंक को, तो वो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के थ्रू ही करेगा। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में ये लिखा है कि जो आरबीआई का सेंट्रल बोर्ड होता है, जो आरबीआई का, ये आरबीआई है बैंक है, आरबीआई का जो सेंट्रल बोर्ड होता है वो उसको हेड कौन करता है, क्वेश्चन ये है। ठीक है, इज हेडेड बाई, कौन हेड करता है किसको, आरबीआई का, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कौन हेड करता है। एंड असिस्टेड नॉट मोर देन 4 ड्यूटी गवर्नर, तो आपको बताना चाहिए ये है आरबीआई। आरबीआई में कौन कौन बैठता है, एक होता है गवर्नर और उसके साथ में नॉट मोर देन 4 ड्यूटी गवर्नर, बस इसी से क्वेश्चन निकल जाता है इसमें। और ये घुमाने वाला क्वेश्चन है, आपको बताना चाहिए आरबीआई में एक गवर्नर होता है हेड और 4 उसके ड्यूटी गवर्नर होते हैं। ओके, बस उसी से क्वेश्चन निकल जाता है, और किसी सेक्शन में लिखा गया है ये नॉट मोर देन 4 ड्यूटी गवर्नर, तभी ये क्वेश्चन डाला गया। तो इसका आंसर सीधा है गवर्नर। आज की डेट में आरबीआई का गवर्नर कौन है, शक्ति कांता दास, ये भी पता होना चाहिए, शक्ति कांता दास जो है आज की डेट में। ओके, ये नवंबर चल रहा है एंड 2021 का, तो पता होना चाहिए। आंसर इसका है 13 का जो आंसर है वो है सी। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। इधर से ऊपर क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अलग से था, ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हुई है। ओके, इधर से ऊपर ये क्वेश्चन है, ये सेक्शन मैंने बताया याद नहीं करनी है, लेकिन क्वेश्चन बच्चे पूछते हैं सर किस सेक्शन में लिखा है, कहाँ लिखा है ऐसा है, तो इसलिए ये क्वेश्चन डाले गए हैं। लेकिन ये इनकी जो स्टेटमेंट है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये वाले पॉइंट, इसलिए ये क्वेश्चन डाला है। ये याद रखना आपने, सेक्शन नहीं भी याद करोगे तब भी चलेगा, लेकिन ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, ये याद रखनी है। इन टर्म्स ऑफ द सेक्शन डैश इन द आरबीआई एक्ट 1934 का जो आरबीआई का एक्ट है उसकी सेक्शन जो है। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 आंसर जो है सेक्शन 26। ओके, आरबीआई का जो एक्ट है 1934 उसकी सेक्शन 26 में ये सारी चीजें लिखी गई हैं। ओके, तो ये वाली जो चीज है ये याद करनी है बस। एवरी बैंक नोट शुड बी अ लीगल टेंडर, क्या बोला इसने, लीगल टेंडर एट एनी प्लेस इन इंडिया, हाउ एवर ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द सेंट्रल बोर्ड, जो अभी पढ़ा हमने पहले, सेंट्रल गवर्नमेंट मे डिक्लेयर एनी सीरीज ऑफ बैंक नोट्स ऑफ एनी डिनोमिनेशन टू बी नॉट अ लीगल टेंडर। ओके, अभी जैसे डीमोनेटाइजेशन हुई थी, ठीक है, 2016-17 में मोदी गवर्नमेंट ने क्या किया, डीमोनेटाइजेशन की, और कुछ नोट जो है उनको क्या बोला गया, दिस इज नॉट द लीगल टेंडर, तो क्या हो गया, वो एक्सेप्टेबल इंडिया में नहीं होंगे। तो ये कहीं ना कहीं प्रोविजन है,
जब सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसा बोल दे तो वो लीगल टेंडर नहीं रहते हैं। तो ये कहीं ना कहीं लिखा गया है आरबीआई के एक्ट में, तो ये आपके पता होना चाहिए कि अगर गवर्नमेंट ने ऐसा किया तो उनके पास अथॉरिटी है तभी किया होगा, ऐसे नहीं कर सकता कोई भी। ओके, ये कहाँ लिखा है? इधर लिखा है सेक्शन 26 आरबीआई एक्ट में। इसमें ये चीज़ इंपॉर्टेंट, क्या सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसा कर सकती है? यस, सेंट्रल बोर्ड और सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसा कर सकती है, बस इसलिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। ओके, नेक्स्ट जो देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये वैसे तो टेस्ट सीरीज के लिए मैं क्वेश्चन डाला ऐसे ही डाल के दिया गया था। इसका आंसर क्या हो सकता है, ये आपने कमेंट करके बताना है इसका आंसर क्या हो सकता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स इंपावर आरबीआई टू रेगुलेट एंड सुपरवाइज बैंक्स इन इंडिया? इनमें से कौन सा एक्ट है जो इंपावर करता है आरबीआई को रेगुलेट करने के लिए और सुपरवाइज करने के लिए जितने भी बैंक्स हैं इंडिया में? तो आपको पता होना चाहिए, ये है पेमेंट सेटलमेंट एक्ट 2007। ये है ऑनलाइन, आज की डेट में जैसे ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं आप पेटीएम, गूगल पे वगैरह वगैरह, तो ये रेगुलेट कैसे होता है, ये एक्ट बना उसके लिए, पेमेंट सेटलमेंट एक्ट। ओके, तो ये वो एक्ट है, ये तो इससे होता नहीं है, तो इसे तो खाली पेमेंट जो ऑनलाइन होती है वो आरबीआई रेगुलेट करता है। इन्होंने बोला है सुपरवाइज द बैंक इन इंडिया, तो ये वाला ऑप्शन तो वैसे निकल गया, ये वाला कोई लेन देन ही नहीं है इसे। अब क्वेश्चन ऑप्शन बचता है 1934 और 1949, तो इन दोनों ऑप्शन में से कोई आंसर होगा जो आपने कमेंट करके बताना है। एलिमिनेट करने की टेक्निक एक ही है, ये पेमेंट ऑनलाइन के रिलेटेड है, ये ऐसा कुछ एक्ट अभी तक हमने पढ़ा ही नहीं, और इसमें से या इसमें से दोनों आंसर हो सकते हैं। और नहीं भी पढ़ा होगा तो देखो 80-81 में तो वैसे भी इंडिपेंडेंस या हम ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर थे, तो इसका तो रोल ही नहीं है, क्वेश्चन पूछा नहीं जा सकता। तो ये और ये निकाला, तो इन दोनों में से कोई आंसर होगा जो आपने कमेंट करके बताना है। ठीक है, इसका रखते हैं हम क्वेश्चन नंबर ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ए ये बोल देते हैं इसको, क्वेश्चन नंबर ए का आंसर ऐसे लिखना आपने, क्वेश्चन नंबर ए का आंसर क्या है। वैसे ऐसा जो क्वेश्चन नंबर 16 के बाद ये कोई क्वेश्चन नहीं था। ओके, ये टाइपिंग मिस्टेक थी। क्वेश्चन नंबर 17 अगर देखोगे, पूरी स्टेटमेंट पढ़ोगे, जितनी भी स्टेटमेंट है, फाइनल आपने इस स्टेटमेंट को ध्यान से देखना, ये वाली स्टेटमेंट, ड्युअलिटी ऑफ जुरिस्डिक्शन ओवर द कोऑपरेटिव बैंक। पूछा ये गया है सारी स्टेटमेंट डालने के बाद, ये पूछा गया है कोऑपरेटिव बैंक को कि जुरिस्डिक्शन किस किस के पास है। तो सिंपल सा बात है, मैंने पहले भी बोला है, कोऑपरेटिव बैंक जो है इनको आरबीआई, नाबार्ड और रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या करते हैं? रेगुलेट करते हैं। रेगुलेशन कौन करता है? ओके, और कहीं ना कहीं तीनों का रोल रहता है, मैंने बता दिया, आरबीआई इज द अल्टीमेट रेगुलेटर, नाबार्ड इज द इमीडिएट रेगुलेटर, और कहीं ना कहीं रजिस्ट्रार का भी काम होता है, रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव, उसका क्या रोल होता है, उसकी पीडीएफ मैंने शेयर कर दी है, वो देख लें आप। ठीक है, तो इसका आंसर है रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी। ड्यूअल रोल क्या है? ये है ड्यूअल रोल इन द कोऑपरेटिव सोसाइटी, किसका? आरबीआई का और रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी का रहता है। ओके, क्योंकि देखो कोऑपरेटिव बैंक जब बनेंगे ना तो उनको रजिस्टर कौन करेगा? स्टार्टिंग में, ठीक है, वो करेगा रजिस्ट्रार, बाद में जो है रेगुलेट कौन करेगा? आरबीआई। तो ये काम आपको पता होना चाहिए, रजिस्ट्रार का काम है रजिस्टर करना, आरबीआई का काम है रेगुलेट करना। ये प्रोविजन इसलिए क्योंकि पॉलिटी में भी काम आएंगे आपको। आर्टिकल 246 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, लेजिस्लेटिव पावर ऑफ यूनियन एंड द स्टेट्स आर गिवन इन 3 लिस्ट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, शेड्यूल 7। ये आपको होना चाहिए कि शेड्यूल 7 किसके रिलेटेड है? फेडरल सिस्टम। ओके, फेडरल में तो पावर किस किस की, सॉरी, और इसमें आ गया यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, तीनों पता होनी चाहिए, और पॉलिटी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अब क्वेश्चन नंबर 20 है, इसमें 4-5 स्टेटमेंट दी हैं, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट था क्योंकि बैंकिंग जो क्वेश्चन पहले भी डाला था मैंने, बैंकिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल जो 2020 में आया था टू ब्रिंग कोऑपरेटिव बैंक्स अंडर द सुपरविजन ऑफ आरबीआई। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जो अमेंडमेंट बिल आया है 2020 वाला, उसमें ये क्या किया है? कोऑपरेटिव बैंक्स को सीधा सुपरविजन किसके कर दिया है? आरबीआई के अंडर। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्वेश्चन में पूछा है नॉट ट्रू, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि नॉट ट्रू पूछा। स्टेटमेंट इसमें बहुत सारी दी गई हैं, तो इसमें कंफ्यूजन करने के लिए मैंने बहुत सारी स्टेटमेंट दी हैं, तो नॉट ट्रू इनमें से कौन सा होगा, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि कौन सा सही नहीं है। ठीक है, जब इसको देखोगे आप तो काफ़ी ज़्यादा इसको पढ़ने का मतलब ही नहीं बनता। ओके, तो जिनके पास जो टेस्ट सीरीज में उनको पता है कि इसका क्या आंसर है और क्या नहीं है, इसको अभी के लिए डिस्कस नहीं करेंगे हम। सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 18, द चेयरमैन ऑफ FSLRC 2013 कौन था? तो ये इनमें से ऑप्शन जो आंसर है 18 का वो है डी, BN श्री कृष्ण जो है वो चेयरमैन थे इनके। ओके, क्वेश्चन नंबर 21 जो है, ये तो सिंपल क्वेश्चन है कि ये
NCHF स्टैंड्स फॉर। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं कभी ना कभी, क्योंकि अगर पेपर टफ जाएगा तो एक दो क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो सिंपल होते हैं, तो उसके लिए बैलेंस करने के लिए पेपर में डाला जाता है ताकि बैलेंस हो पाए। ओके, तो इसका आंसर जो है सबको पता होगा। ओके, NCHF हो गया, नेशनल कोऑपरेटिव हाउसिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। ओके, नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 19, ये भी सबको पता है और ये होना भी चाहिए, और इसका देख लेना कि कब बनी थी ये, ठीक है। NCHF कब बना और NCCT कब बना, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 26, द 3 टायर स्ट्रक्चर ऑफ कोऑपरेटिव बैंक्स इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग। तो आपको पता है कि कोऑपरेटिव बैंक्स में कौन कौन सा आता है, तो ये सबको पता होना चाहिए। अगर लेक्चर आपने मेरा नहीं देखा यूट्यूब पे, वो लेक्चर जाके देख लें। 27 लेक्चर दिए गए हैं, वो इनफ हैं, 8 घंटे ऑलमोस्ट हैं। और विशाल की बुक पढ़ो, 27 लेक्चर देखो, विशाल की बुक सामने रखो, और कोऑपरेटिव के जितने भी लेक्चर हैं वो देखो। विशाल की बुक में ज़्यादा दिया गया है एज कम्पेयर टू जो पढ़ाया गया है, क्योंकि 20 मिनट के लेक्चर में कितना ही हम पढ़ा सकते हैं। ओके, 3 टायर स्ट्रक्चर बताना हमने कोऑपरेटिव बैंक का, तो आपको बताना चाहिए 3 टायर स्ट्रक्चर क्या क्या है। देखो, क्या नाबार्ड आता है इसमें, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक आता है, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक आता है, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक आता है, या पैक्स आता है। तो ये आपने बताना है 3 टायर स्ट्रक्चर में कौन कौन सा इसका आंसर बन सकता है। तो आपको पता है कोऑपरेटिव बैंक को खुद कौन रेगुलेट कर रहा है, नाबार्ड, तो नाबार्ड इसमें आंसर नहीं आ सकता, पहली बात। ओके, तो ये कट जाएगा, तो इस मतलब हो गया ये भी कट गया और ये भी कट गया। ओके, बाकी बचा ये वाला पॉइंट, इसमें 5th कॉमन है, ये भी कट गया और सेकंड भी है। अब देखना आपने 3rd और 4th वाला, ठीक है। तो ये एक टेक्निक होती है जो आपको अभी बता रहा हूँ मैं। ओके, कौन कौन सा, ये तो कट गया। आपने पहले काटना, एलिमिनेशन मेथड कैसे होगा, जब आपको पता है कि नाबार्ड को कौन कर रहा है, नाबार्ड जो है रेगुलेट करता है कोऑपरेटिव बैंक को, तो इसका 3 टायर स्ट्रक्चर तो हो नहीं सकता ये, तो पहला तो कट गया, ये भी कट गया। ओके, अब इनमें से कोई ना कोई तो आंसर होगा, तो ये भी कट गया, पीछे बचा ये और ये, बी और सी। बी में से ये कॉमन है और ये भी कॉमन है, बचा 4th और 3rd। तो हमने सिर्फ देखना है 4th और 3rd, ये और ये, क्या ये इसके पार्ट हैं कोऑपरेटिव बैंक के। यस, आपको पता है कि स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, फिर क्या आते हैं सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, फिर आते हैं स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, फिर डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक, फिर आते हैं पैक्स। ओके, तो ये तो मैंने बहुत बार पढ़ाया हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए। तो इसका आंसर होगा स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक और पैक्स इज द राइट आंसर। जो जिसमें ऑप्शन ये दिख रहा है, दूसरा, चौथा और 5वां, वही टिक करो, तो बी में दिख रहा है। ओके, कोऑपरेटिव बैंक में एक तो स्टेट, उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट, उसके नीचे विलेज लेवल पे पैक्स होते हैं, ठीक है। तो ये आंसर वैसे ही निकलेगा, तो ये तो आ नहीं सकता ना, क्योंकि 3 टायर स्ट्रक्चर में नहीं है कोऑपरेटिव बैंक में। तो इसका आंसर क्या हुआ, बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 23 जो है, ये आपने बताना है कि सबसे पहले जो है फर्स्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी जो थी वो रजिस्टर हुई थी 1904 में इंडिया में, वो कौन सी थी। तो इसका आंसर है कंजीपुरम जो है, फैक्चुअल डाटा है, ये आपने याद करना है। वेयर वाज द फर्स्ट सोसाइटी अंडर द कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1904 रजिस्टर्ड इन इंडिया। तो कंजीपुरम जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27 जो कि सबको पता है और आना भी चाहिए, कोऑपरेटिव मूवमेंट ओरिजिनेट फर्स्ट इन, कहाँ ओरिजिनेट हुई थी कोऑपरेटिव मूवमेंट जो है, ये ओरिजिनेट कहाँ हुई थी। तो ये आपको पता है, कितनी बार मैंने बोल दिया है, रॉसडेल पायनियर सोसाइटी 1844 इन इंग्लैंड। ओके, तो इंग्लैंड ही आंसर है इसका। ओके, क्वेश्चन नंबर 28 जो है, रेफसन वाज बॉर्न इन। अब ऐसा चीज इंपॉर्टेंट तो नहीं है कि वो उनका जन्म कब हुआ, लेकिन किसी एग्जाम में पूछा गया है तो आपको पता होना चाहिए। 1818 याद रखना है, इसलिए 1818 और 1888। ओके, ये जन्म और मरण सब कुछ इसमें ही है। तो इसमें आपने याद रखना है, रेफसन ट्रेडिशन के लिए जो कोऑपरेटिव सोसाइटी थी उनके लिए जो है अनलिमिटेड, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अनलिमिटेड। ऐसे होता है लाइबिलिटी जो होती है कोऑपरेटिव सोसाइटी की वैसे तो लिमिटेड रहती है, लेकिन रेफसन ट्रेडिशन जो है उन्होंने अनलिमिटेड बोली है, तो ये एक एक्सेप्शन थी, बाकी जो है लिमिटेड ही रहती है। तो रेफसन के प्रिंसिपल जो थे वो याद रखने आपने, और साथ में देखना है कि इन्होंने अनलिमिटेड बोला है कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए, ठीक है। मेंबरशिप जो रहेगी, लाइबिलिटी जो मेंबरशिप की रहेगी वो क्या रहेगी, अनलिमिटेड, और बाकी इसमें ऐसा कुछ पढ़ने वाला नहीं है। क्वेश्चन नंबर 29 देख लो कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम्स आर सपोर्टेड बाय एनसीडीसी इन जे.एंड.के। तो जे.एंड.के में कौन कौन सी एनसीडीसी के स्पोर्ट्स स्कीम चल रही हैं। तो डेवलपमेंट ऑफ कमर्शियल पोल्ट्री अंडर कोऑपरेटिव सेक्टर, इंटीग्रेटेड कोऑपरेटिव डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। तो इनमें से कौन से प्रोजेक्ट जो है जे.एंड.के में चल रहे हैं, तो ये तीनों के तीनों प्रोजेक्ट जो है जे.एंड.के में चल रहे हैं, तो काफी इंपॉर्टेंट है, ये याद कर देना आपने। ओके, क्वेश्चन नंबर आप अगर देखोगे 25, ये जे.एंड.के कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट रूल, और उसमें हाँ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसमें याद क्या करना है,
जितना भी 1989 वाला और 99 वाला और 2001। ओके, इसमें याद क्या करना है, मोस्टली मेजर सेक्शन नहीं याद करनी है, लेकिन चैप्टर किस चैप्टर में, जैसे फॉर एग्जाम्पल यही क्वेश्चन है। ओके, इस क्वेश्चन में आप देखोगे चैप्टर 6 आप जेके कोऑपरेटिव रूल 2001 किसके साथ डील करता है, तो कितना याद करोगे, सेक्शन 177 याद तो नहीं कर पाओगे ना। इससे अच्छा इंडियन पॉलिटी लक्ष्मीकांत के 2-3 चैप्टर पढ़ लो, जैसे फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, या फिर पंचायती राज एक्ट पढ़ लो, फेडरल सिस्टम पढ़ो और सेंटर स्टेट रिलेशन पढ़ो, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहाँ से क्वेश्चन आते हैं डायरेक्टली। अगर 177 सेक्शन आप याद करने लगे ना कि हर सेक्शन में कितना क्या लिखा है, तो भाई 4 साल लग जाएंगे पेपर पास करने के लिए। ओके, इसलिए चैप्टर और इसके आगे इस चैप्टर में क्या लिखा है वो पढ़ के जाना, और सेक्शन याद नहीं करनी कि सेक्शन में क्या लिखा हुआ है, लेकिन एक सेक्शन याद करनी है आपने, रजिस्ट्रार के लिए कौन सी सेक्शन है वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम रजिस्ट्रार का है, तो सेक्शन रजिस्ट्रार के लिए कौन सी है, सेक्शन 3 या 2 है, वो याद कर देनी है आपने। बाकी एज सच इसमें से ये डायरेक्ट क्वेश्चन जो है मैंने ऑलरेडी विशाल की बुक में एक समरी जो बनाई है इसको लेके, तो काफी इंपॉर्टेंट है, वो आपने याद करनी। क्वेश्चन नंबर 25 का जो आंसर है वो है डी पार्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर डी पार्ट, ऑडिट करने के लिए चैप्टर 6 है। ओके, चैप्टर 6 रूल्स जो डील करता है वो ऑडिट के लिए क्या करता है, बाकी वाले पॉइंट चलेंगे ऐसे ही। ओके, लेकिन आपको पता चाहिए प्रॉपर्टी और फंड्स के लिए सेक्शन कौन सी है, चैप्टर कौन सा है, इसके लिए चैप्टर कौन सा है, इसके लिए चैप्टर कौन सा है और इसके लिए चैप्टर, ये सारे याद करने। पॉइंट देने का मतलब ये है कि आप एटलीस्ट इसके आगे चैप्टर लिखो, इसके चैप्टर लिखो, इसके चैप्टर लिखो, इसके चैप्टर, तभी याद होगा चीजें। अब हम देख लेते हैं थोड़े से क्वेश्चन जो हिस्ट्री के डाले थे, 2-3 क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट थे, जो न्यूज में भी थे। अब हिस्ट्री में ऐसा आपको मॉडर्न हिस्ट्री देखनी है काफी अच्छे से, और बाकी डिटेल मैंने शेयर कर दी है जो पेड ग्रुप में स्टूडेंट्स हैं। इसमें एक काकोरी कॉन्स्पिरेसी जो काफी अभी भी न्यूज में है, यूपी गवर्नमेंट ने कुछ काकोरी एक्शन करके इनका नाम रखा है, काकोरी कांड था, काकोरी कॉन्स्पिरेसी था, तो अब इन्होंने रखा काकोरी एक्शन। ओके, तो नाम चेंज किया है, वो पता होना चाहिए। इसके लिए आप विकिपीडिया पे देख लें एक बार जाके कि काकोरी कॉन्स्पिरेसी क्या है, कौन बंदे इसमें इन्वॉल्व थे। तो इसमें क्वेश्चन क्या है, विच अमंग द फॉलोइंग हैंग्ड इन द काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस बाय द इंग्लिश गवर्नमेंट। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने किसको हैंग किया था, तो इनका नाम था राम प्रसाद बिस्मल को हैंग किया गया था काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस में। भगत सिंह को किस कॉन्स्पिरेसी में हैंग किया गया था, वो भी इंपॉर्टेंट है। चंद्रशेखर आजाद और बुकटेश्वर दत्त, ये इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हैं इंडिपेंडेंस के टाइम की, तो काफी इंपॉर्टेंट है। सबका योगदान क्या क्या रहा है ये आपको पता होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट जो है ये जो नोबेल प्राइज का क्वेश्चन है ये काफी इंपॉर्टेंट है, तो नोबेल प्राइज देख लेना आपने एक दो बार इसको, किस को कौन सा प्राइज मिला है। ओके, अब है क्वेश्चन नंबर 35। अब बच्चों वाले क्वेश्चन तो डालेंगे नहीं हम, जेके एसएससी में जैसे क्वेश्चन आते हैं, नॉन कॉपरेशनल मूवमेंट भाई साहब कब स्टार्ट हुई थी, वो सबको पता है भाई, 1920 से लेके 22 तक नॉन कॉपरेशनल मूवमेंट चली है। किसको नहीं पता है, जिसको नहीं पता है भाई पढ़ाई छोड़ दो। ओके, तो मेन मकसद है ये जेके एसएसबी का एग्जाम नहीं है, ये है जेके पीएससी का, तो थोड़ा सा लेवल केएस का देख लिया आपने, उसी लेवल से प्रिपरेशन कर ली है आपने। ओके, तो नॉन कॉपरेशनल मूवमेंट जो है इसमें ये जितने भी पॉइंट है, ये पॉइंट देने का मकसद ही एक था कि आपको कहीं से भी पॉइंट बने तो आपको आना चाहिए। नॉन कॉपरेशनल मूवमेंट बता देते हैं, ये जो मैंने बता दिया कि 1920 से स्टार्ट हुई थी और 22 तक चली थी, ये सबको पता है, लेकिन जो मेन पॉइंट है जब क्वेश्चन पढ़ते हैं इधर, फिर आपको पता चलता है कि एक्चुअल में क्या है। अब ये करेक्ट कोड पूछा है, तो इसकी जगह इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्वेश्चन पढ़ने से पहले देखो, पहले ये पढ़ो, फिर ये देखो कि नीचे पूछा क्या गया है, फिर क्वेश्चन को पढ़ो। ओके, तो ये पूछा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू नॉन कॉपरेशनल मूवमेंट, फिर पूछा है करेक्ट कोड कौन से, तो इसका मतलब हो गया इनमें से करेक्ट कौन सा है। अब देखो, मुस्लिम पार्टिसिपेशन गिव द मूवमेंट अ मास कैरेक्टर, तो ये सही बात है क्योंकि खिलाफत मूवमेंट चल रही थी उस टाइम में, और गांधी जी के पास एक ही मौका था कि खिलाफत मूवमेंट के साथ साथ हम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को भी स्टार्ट करें, ताकि ब्रिटिश को थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो ब्रिटिश के लिए। ओके, इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम सा लीडर हु हैड एबिलिटी टू फाइट फेस टू फेस, ये इन्होंने बोला है कि गांधी जी, साइक्स ने बोला है कि गांधी जी हैं गिफ्ट ऑफ फाइट हैं, बस ये इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन ये था कि गांधी जी आ चुके थे, इतना इंपॉर्टेंट था। और ये मुस्लिम पार्टिसिपेशन ने मास कैरेक्टर जो है ये काफी मिला था उनका, ठीक है। और गांधी जी ने ये मूवमेंट स्टार्ट करी थी, ये तो सबको पता है, लेकिन ये जो मूवमेंट है ये बंद कब हुई, चौरी चौरा इंसिडेंट में 1922 में। ओके, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है चौरी चौरा इंसिडेंट, विकिपीडिया करके देख लें चौरी चौरा इंसिडेंट क्या है। अब ये है
चौरी चौरा इंसिडेंट वाज द ड्राइवर ऑफ सब्सिक्वेंट विदड्रॉल ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है कि विदड्रॉल जो हुई थी मूवमेंट, किस इंसिडेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो थी ये विदड्रॉ कब हुई, तो ये आफ्टर द चौरी चौरा इंसिडेंट के बाद ये क्या हुई, बंद हो गई थी। ठीक है, विदड्रॉ कर दिया था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को। इसके सारे पॉइंट जो है सारे सही हैं ताकि आपको समझ आ पाए अच्छे तरीके से, तभी ये पॉइंट लिखे गए हैं। अब आपकी स्क्रीन पे ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34 जो है ये आपको बताना चाहिए फीफा वर्ल्ड कप जो है ये हेडक्वार्टर इनका कहाँ है। ठीक है, फीफा के लिए तो ये आपको बताना चाहिए स्विट्जरलैंड में है, और फीफा जो अब नेक्स्ट जो खेला जाएगा वो कहाँ खेला जाएगा, कतर में, ये भी आपको बताना चाहिए। और पहले जो है फीफा के बारे में सब पढ़ लेना आपने, पहले कहाँ वो मैच हुआ इनका फुटबॉल का, फीफा इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन फुटबॉल, और आगे कब होगा 2024 में, वो कहाँ होगा, कतर में होगा। और केएस में क्वेश्चन पूछा गया था। ओके, और 2018 में पूछा, अभी पूछा गया है 2021 में, तो काफी इंपॉर्टेंट है, फेवरेट टॉपिक है जेकेपीएससी का, इसका कुछ नहीं छोड़ना है, ये पढ़ना आपने, इसलिए ये क्वेश्चन डाला है कि फीफा के बारे में आप पढ़ सको। टॉपिक डालने का मतलब है कि आप टॉपिक को एक बार विकीपीडिया से एक बार देख लें, विकीपीडिया भी देख लें कि विकीपीडिया में गलत ना हो, एक दो जगह और भी देख सकते हैं। ओके, ये भी देख लें आप इनका आंसर क्या है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री से। ये क्वेश्चन 2 जो है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 और 37 काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि भगत सिंह जो है वो न्यूज में थे, और धोलावीरा जो है साइट आईबीसी की ये भी न्यूज में थी, इसलिए ये क्वेश्चन डाला गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, करेक्ट पूछा, इनकरेक्ट नहीं पूछा है। क्वेश्चन को पढ़ो, इसमें पूछा है इनकरेक्ट, तो दोनों को ध्यान देना है, ये करेक्ट पूछा है, इनकरेक्ट, क्वेश्चन पढ़ने से पहले ही ध्यान देना है, करेक्ट पूछा है, इनकरेक्ट पूछा है, ट्रू पूछा है, फॉल्स पूछा है। ओके, इसमें करेक्ट पूछा है तो भगत सिंह के बारे में क्या करेक्ट है, तो भगत सिंह को शहीद भगत सिंह बोलते हैं, ये तो सही है। ठीक है, फिर उन्होंने बोला कि हु रोट पैम्पलेट नाउन एज व्हाई आई एम एथिस्ट इन द प्रिजन सेल। ठीक है, तो ये भी किसने लिखी है, भगत सिंह ने लिखी है, ये सही था। और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इनको जो डेथ सेंटेंस मिली थी, ठीक है, वो लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में मिली थी। अब काकोरी में किसको मिली, रामप्रसाद बिस्मिल को, और इसमें इनको मिली भगत सिंह को लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस। इंपॉर्टेंट है कि कभी कभी केस आ जाते हैं कि कौन सी कॉन्स्पिरेसी केस में किसको सेंटेंस मिली है। ओके, तो ये शहीद हुए थे भगत सिंह जी, ये हुए थे 23 मार्च 1931 को। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है कि भगत सिंह शहीद कब हुए थे। ओके, ये वो नहीं है कि लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस मतलब लाहौर कॉन्स्पिरेसी कब हुई थी, ये उसकी डेट नहीं है, ये मेंशन की है भगत सिंह की कि उनको डेथ सेंटेंस कब मिली। ठीक है, इसका आंसर है ये वाला। अब नेक्स्ट पॉइंट जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है, इनमें से कौन सी इनकरेक्ट है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट। तो आपको पता है कि एंशिएंट हिस्ट्री में आईबीसी साइट हड़प्पन, जिसको बोलते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन, ये काफी इंपॉर्टेंट रहती हैं, और ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। धोलावीरा न्यूज में थी इसलिए क्वेश्चन डाला था, धोलावीरा न्यूज में थी इसलिए इंपॉर्टेंट ये स्टेटमेंट थी, लेकिन इसके पीछे मेरे को ये भी स्टेटमेंट डालनी पड़ी ताकि आपको ये इसके बारे में भी पता हो। रिसेंटली यूनेस्को हैज अनाउंस्ड द हड़प्पन सिटी ऑफ धोलावीरा इन गुजरात एज इंडियाज 40th वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो इनको दर्जा मिला है इंडिया की वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ओके, वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला है किसको, धोलावीरा को। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और धोलावीरा कहाँ है, गुजरात में। पहला पॉइंट जो न्यूज में था, ये तो आपको पता होना चाहिए, ये तो सही है। ओके, अब ये भी पता आपको कि ये गुजरात में है। तो थर्ड स्टेटमेंट आप सी वाली पढ़ोगे तो इसमें लिखा है राजस्थान, तो इधर से क्वेश्चन गलत हो जाता है, दिस इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। राजस्थान में नहीं है, वो है कहाँ, गुजरात में। इसी से क्वेश्चन निकल जाता है। अब ये जो पॉइंट है वाटर रिजर्वायर, तो आपको पता है सबसे बेटर जो इरिगेशन फैसिलिटी थी, तो एट दैट टाइम वाटर रिजर्वायर कहाँ थे, रिजर्वायर वो धोलावीरा में पाए गए हैं। अब मेन मुद्दा इधर आता है ऑप्शन ए में, इट इज द लार्जेस्ट साइट ऑफ आईबीसी इन इंडिया। लार्जेस्ट साइट धोलावीरा है या राखीगढ़ी है, ये इंपॉर्टेंट मुद्दा है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से राजस्थान तो आंसर नहीं हो सकता ना, क्योंकि जब दो स्टेटमेंट तो गलत नहीं हो सकती ना। अब ऑप्शन में ही जब ए बी सी डी लिखा है तो दोनों स्टेटमेंट तो गलत नहीं हो सकती, ये हमें पता है करेक्ट है, राजस्थान इज नॉट। क्वेश्चन के हिसाब से ये इनकरेक्ट है, बट लार्जेस्ट साइट जो है ये एक मुद्दा है। ठीक है, लार्जेस्ट साइट अगर बोलेंगे, सबसे लार्जेस्ट साइट जो है वो है कौन सी, राखीगढ़ी। ओके, इंडिया में। वैसे बोलोगे इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट तो मोहनजोदारो इज द लार्जेस्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन की मोहनजोदारो है, लेकिन अगर इंडिया की बोलोगे तो राखीगढ़ी इज द लार्जेस्ट साइट। ओके, लेकिन राखीगढ़ी एज वेल एज धोलावीरा बोथ आर द लार्जेस्ट साइट ऑफ आईबीसी इन इंडिया। ओके, तो इसमें नहीं पूछा फर्स्ट है या क्या है,
तो ये आपको पता होना चाहिए धोलावीरा और राखीगढ़ी दोनों है। जब क्वेश्चन पूछा जाएगा राखीगढ़ी बड़ी है या धोलावीरा, तो राखीगढ़ी सबसे लार्जेस्ट है एज कंपेयर टू धोलावीरा, लेकिन दोनों जो है बड़ी हैं। ओके, ये स्टेटमेंट कुछ ऐसी इसलिए डाली थी मैंने ताकि आप ऑप्शन को देख के ये राजस्थान को खत्म करें, ओके, और फिर गुजरात पे टिक करें, तो उस हिसाब से आंसर यही है। अब क्वेश्चन पूछा है क्वेश्चन नंबर 60, सरकारिया कमीशन किसके रिलेटेड है? द सरकारी कमीशन इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? सेंटर स्टेट रिलेशन, इलेक्शन रिफॉर्म्स, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर, या फ्रीडम ऑफ प्रेस ऑफ इंडिया। ठीक है, तो आपको पता है कि सरकारिया कमीशन किसके रिलेटेड है? सेंटर स्टेट रिलेशन के रिलेटेड है, तो ये आपको पता होना चाहिए, और ये कब आया ये भी पता होना चाहिए, और ये आपने चैप्टर पढ़ लेना है लक्ष्मीकांत से। ओके, सेंटर स्टेट रिलेशन और फेडरल सिस्टम, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। क्वेश्चन नंबर 99 देख लेते हैं। 99 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, ये इंपॉर्टेंट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रामसर साइट इन JNK? ओके, JNK यूटी में रामसर साइट कौन सी नहीं? वैसे तो आपको बताना चाहिए वेटलैंड आपको इन्वायरमेंट में आता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं ज्योग्राफी के साथ भी रिलेट करता है और करंट अफेयर में रहता है, इसलिए पढ़ना इंपॉर्टेंट बन जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रामसर साइट ऑफ JNK। पहली बात है आपको रामसर साइट सारी JNK की पता होनी चाहिए। ओके, होकेरा वेटलैंड JNK की है, वुलर लेक, सुरेंसर या टसोमरारी लेक। और आपको पता है कि यूटी पूछा गया है, तो आपको सीधा क्लियरली होना चाहिए, पहले तो JNK था, तो ये टसोमरारी वगैरह ये सारे JNK में आते थे। अब यूटी बनी है, यूटी बनने के बाद आपको पता है कि मैप थोड़ा सा चेंज हो गया है, अब टसोमरारी आती है इधर। ओके, और अब मैप जो बन गया है वो ऐसे बन गया है कुछ, ये है JNK और ये है लद्दाख। ओके, टसोमरारी इधर आती है, तो फिर उस हिसाब से क्या आ गया आंसर? टसोमरारी, तो नॉट वाला आ गया, नॉट। ठीक है, तो ये बाहर निकल जाता है। बाकी जो है हुकेरा, वुलर लेक, सुरेंसर, मानसर, ये सारी किसकी? रामसर साइट है JNK की। ओके, क्वेश्चन नंबर 105, विच इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर रिवराइन आइलैंड इन द वर्ल्ड? तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रिवराइन लार्जेस्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर रिवराइन आइलैंड? रिवराइन आइलैंड जो है वर्ल्ड का कौन सा है? ये बच्चे को पता है। ओके, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, मजुली आइलैंड जो कि ब्रह्मपुत्रा रिवर के ऊपर है। ओके, असम के ऊपर, असम के ऊपर नहीं, यस, ठीक है, मेघालय के ऊपर जितना भी है, अरुणाचल प्रदेश के नीचे, ये सारा जो है क्या है? मजुली आइलैंड जो है वहां पाया जाता है। मेन इंपॉर्टेंट है कि मजुली आइलैंड जो है वो क्या है? वर्ल्ड का रिवराइन आइलैंड लार्जेस्ट है। दूसरी पॉइंट ये है ब्रह्मपुत्रा रिवर पे है ये। ओके, नॉर्थ ईस्ट में। ओके, बस ये था आज का जो इम्पोर्टेंट जो हमने डिस्कस किया, कोऑपरेटिव की सेक्शन जो डाली थी हमने, और कुछ क्वेश्चन डिस्कस नहीं किए, और ये था मोस्टली हिस्ट्री के जो पोर्शन। आपको पता चल गया कि लेवल ऑफ एग्जाम जो है कैसे मुड़ सकता है, टफ भी जा सकता है, इजी भी जा सकता है, लेकिन आपको प्रिपरेशन अपनी जारी रखनी है, और जो पढ़ा है उसको रिवाइज करें, क्योंकि ये लास्ट टाइम है, लास्ट के 10 डेज बचे हैं, और इसमें जितना आपने पढ़ा है, नया सोर्स पकड़ोगे तो पढ़ा जाएगा नहीं, जो आपने पढ़ा हुआ है उसी को रिवाइज करते रहें। अगर टेस्ट सीरीज नहीं लगाई है, कहीं भी लगाई है, टेस्ट सीरीज कहीं भी लगाई है, उसको अच्छे से पढ़ें। और हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप जो यूट्यूब चैनल का नाम है वो ज्वाइन कर सकते हैं, और टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं। 6 की 6 टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी। अभी तक 3 टेस्ट हो चुके हैं, उनकी PDF भी मिल जाएगी, और जो 3 आगे आने वाले हैं उसको भी आप दे सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। ये था इंपॉर्टेंट डिस्कशन आज का। बाकी जितनी भी डिस्कशन होती रहेगी टेस्ट 1 और 2 की जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो सिर्फ वीडियो उनको मिलेगी जो पेड ग्रुप में है। ओके, मेरी तरफ से इतना ही था। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।